हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि कैसे कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका क्या हो सकता है, ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिकली वे पूरा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे क्या, तो फटाफट से बुक और कॉपी निकाल लीजिए, पेन वगैरह। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है रे ऑप्टिक्स का। तो इसमें हम कुछ आज आपको वेक्टर्स के बारे में समझाएंगे और उसके बाद उसका यूज करेंगे वेक्टर्स में। इसी ऑप्टिक्स में वेक्टर्स का यूज करेंगे थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर एक टर्म आएगा आपको यहाँ पे, यूनिट वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। एन कैप था हमारा यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर जो था इसके पास एक चीज़ होगा, आपका ध्यान से देखिएगा, वेक्टर एन होता है और इस वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड होता है। ये होता है हमारा एन कैप। तो इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो उसके पास दो चीज़ होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसका होगा डायरेक्शन। वेक्टर एन जो है इसके पास एक चीज़ होता है, इसी का मैग्नीट्यूड होगा और इसी का डायरेक्शन होगा एन कैप। और ये जो एन कैप है आपका, ये अगर आई कैप से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा एलोंग एक्स एक्सिस। मतलब कि ये वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के एलोंग जा रहा है। अगर यहाँ पे जे कैप लिखेंगे तो ये वेक्टर होगा एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जेड कैप अगर लिखें, सॉरी के कैप अगर हम लिखें, अगर के कैप लिखे तो ये होता है हमारा एलोंग जेड एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप, के कैप जो होता है ये एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के एलोंग जाएगा। अगर कोई वेक्टर आपका वाई एक्सिस के एलोंग जा रहा है तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप, और अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा के कैप। ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ जरा हम इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं। जैसे ही हमारा सरफेस है, इसका एक साइड हम पॉलिश्ड कर देते हैं। ये हमारा है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड है। और इसका जो दूसरा वाला साइड है ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल आर, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये होती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है, क्या है? इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, इसके डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं जिसको बोलेंगे E1 कैप ले लेते हैं। E1 कैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसको बोलेंगे E1 कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है एलोंग इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे के एलोंग आपका एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे u1 कैप। ठीक है, तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटिंग लिखें, रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, अगर ये मान लीजिए एंगल आपका बना रहा है इसके साथ थीटा एंगल मान लेते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि कैसे हम इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में। रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का जो वेक्टर है u1 कैप, रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, जरा देखिए तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंसिडेंट रे को। रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको इंसिडेंट रे का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर लिखेंगे u1 वेक्टर। तो इस वेक्टर के पास जो है एक चीज तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि थीटा है, इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। एक इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा कंपोनेंट जिसको बोलेंगे e1 cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक होगा जिसको बोलते हैं e1 sin थीटा। वेक्टर के साइड वाले को cos से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके साथ cos चला जाएगा, और इधर एंगल नहीं है आपका, उधर चला जाएगा sin थीटा। ये 11th में मैंने आपको पढ़ाया था। ये आ जाएगा e1 cos। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पहले लिखेंगे हम लोग e1 sin थीटा, और ये चला जाएगा आपका i कैप, प्लस e1 cos थीटा, और ये चला जाएगा माइनस j कैप। देखिए कैसे, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बनाएं तो इधर होता है प्लस i कैप, इधर होता है माइनस i कैप। इधर जाएंगे वेक्टर तो प्लस j कैप, और इधर वेक्टर आएगा तो माइनस j कैप। मतलब अगर वेक्टर आपका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो कोऑर्डिनेट से राइट में तो उसको लेंगे पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव, और अगर वेक्टर ऊपर जाएगा तो प्लस j कैप, और जो भी वेक्टर नीचे की तरफ आएगा वो लिखाएगा माइनस j कैप। तो ये वाला कंपोनेंट जो e1 cos थीटा है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस की डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे माइनस j कैप। तो किसी भी वेक्टर को अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो e1 sin थीटा i कैप और e1 cos थीटा माइनस j कैप। मतलब जिस डायरेक्शन में थीटा, जिस वाले में साइड में थीटा होगा उसके साथ cos ले जाएंगे, और जिधर आपका एंगल नहीं होगा, एंगल से दूर जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा e1 sin थीटा। तो ये आपका हो गया क्लियर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर है? अब देखिए जरा यहाँ पे ग्रीफ दिख रहा है कि सही से। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट, अब थोड़ा सा सही है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि ये इंसिडेंट रे का रिप्रेजेंटिंग वेक्टर है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे का रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। किस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा उसी तरीके से लिखेंगे e1 वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग होता क्या है जरा देखिए, ये वाला आपका कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए। चलिए थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिएगा आप, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है इस तरीके से, और एक ये है, और एक इस तरीके से बन जाएगा। तो
तो अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। इस E1 वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका E1 cos थीटा और इधर हो जाएगा E1 sin थीटा। आ रहा समझ में? तो इस वेक्टर को जो रिफ्लेक्टेड रे वाला वेक्टर है, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E1 sin थीटा आई कैप तो रहेगा ही, प्लस अब ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये किस डायरेक्शन में है? प्लस जे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा प्लस जे कैप में। आ रहा समझ में? देखिएगा ये इन रिफ्लेक्टेड रे का हम वेक्टर लिखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे थी, थीटा के साइड वाले में जाएगा कॉस और उससे दूर वाले में चला जाएगा साइन। मैग्नीट्यूड E1 तो रहेगा ही कॉस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो ये प्लस आई कैप में है और ये है आपका प्लस जे कैप में। तो इसको लिख देंगे E1 कॉस थीटा किस डायरेक्शन में? प्लस जे कैप, और इसको लिख देंगे E1 साइन थीटा प्लस आई कैप। ये हो जाएगा रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड। दोनों में क्या सेम है देखिएगा, चाहे आप इंसिडेंट रे ले चाहे आप रिफ्लेक्टेड रे ले, दोनों में आपका E1 साइन थीटा कांस्टेंट है। यहाँ भी E1 साइन थीटा प्लस में, यहाँ भी E1 साइन थीटा प्लस में। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आपका चेंज हो रहा है? तो वो हो रहा है E1 cos थीटा माइनस जे और ये E1 cos थीटा प्लस जे। तो केवल कॉस वाला कंपोनेंट चेंज होगा, आपका साइन वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इतना फिगर आप लोग नोट करिए और बना लेकर पूरा नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करें। ओके, तो जब भी आपको वेक्टर इंसिडेंट रे का रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर जो भी होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो इसके मैग्नीट्यूड को 1 ले लेंगे, ठीक है। इरेज करते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें समझाते हैं आपको आगे, ठीक है। लाइट आगे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना, ठीक है। चलिए अब जरा हम इरेज करते हैं और आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा एंगल ऑफ डेविएशन। हेडिंग लगाइएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन? जरा समझिएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, ऐसे, ठीक है। डेविएशन इससे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए इसका मतलब क्या होता है, समझाते हैं। पहले यहाँ समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है, इसको मान लेते हैं मिरर। ये हमारा मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका एक हिस्सा पॉलिश्ड है और एक हिस्सा क्या है? रिफ्लेक्टिंग। यहाँ से आपकी रे इंसिडेंट होगी यहाँ पे इस तरीके से और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, और यहाँ से उतने ही एंगल पे रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? दोनों में अंतर क्या समझिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल I से और ये हो जाएगा एंगल R। अब हमको पता लगाना है एंगल ऑफ डेविएशन है क्या।
तो जो इंसिडेंट रे, जरा ध्यान समझिएगा, जो इंसिडेंट रे है, सपोज करिए कि अगर ये मिरर नहीं रहता, सपोज करिए कि अगर ये मिरर नहीं होता, मान के चलिए, तो ये वाली रे आपकी सीधे ऐसे निकल जाती है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आपकी रे जो है सीधे एक्सटेंड हो जाती, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड रे। एक्सटेंडेड रे। अगर मिरर नहीं होता तो ये रे क्या हुई, एक्चुअली जरा देखिएगा, अगर ये मिरर नहीं होता तो रे यहाँ से सीधा चली जाती, लेकिन मिरर की वजह से ये लाइट अपने पाथ से भटक गई। एक्चुअल पाथ तो ये था इसका, अगर मिरर नहीं होता तो, लेकिन मिरर की वजह से ये लाइट रे जो है पाथ अपना डेविएट कर गई, और जितना पाथ डेविएट करती है लाइट, जितना पाथ डेविएट करेगी उसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल बिटवीन आपका जो होगा एक्सटेंडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये मिरर नहीं होता तो सीधा चली जाती, और मिरर की वजह से अपने पाथ से भटक गई, और जितना पाथ से भटकती है और जितना एंगल बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये ओवरऑल एंगल आपका कितना होता है 180 डिग्री, और ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा और इसको भी मान लेते हैं थीटा, और ये टोटल एंगल आपका 180 होता है। तो अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन लिखें, एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेल्टा से इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाए देखिएगा, ये पूरी एंगल 180 डिग्री है, और ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा और थीटा जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा। जैसे देखिएगा ये पूरा स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री बना है पूरा, और ये थीटा और इतना एंगल मिलके कितना हो गया आपका, ये वाली एंगल मिलके हो गया 2 थीटा, और इतना एंगल आपका डेविएशन है। तो पूरी एंगल में से क्या करें, डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ नोट पॉइंट थोड़ा डिफिनेशन पर लिख लेते हैं। नोट लिखेंगे द एंगल बिटवीन reflected ray, the angle between reflected ray and extended ray, the angle between reflected ray and extended ray is called क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो एक्सटेंडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि आपको डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन always taken from extended ray
टू रिफ्लेक्टेड रे। जब भी आप एंगल ऑफ डेविएशन लिखिएगा तो ये तो फॉर्मूला यूज करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। जब भी आप एंगल ऑफ डेविएशन बताइएगा तो इसमें दो चीज़ आपको बताना है। एक तो फॉर्मूले से आप 180 डिग्री माइनस 2 थीटा से आप निकाल लेंगे डेविएशन। थीटा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन में कि एंगल ऑफ डेविएशन के दौरान आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और वो डायरेक्शन आप हमेशा एक्सटेंडेड रे से रिफ्लेक्टेड रे तक ले जाएंगे। ऑलवेज ये डायरेक्शन हमेशा आपका रहेगा एक्सटेंडेड रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। क्लियर है? तो जब भी आप एंगल ऑफ डेविएशन लिखे तो एक्सटेंडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये आपका हमेशा एक्सटेंडेड रे से कहाँ तक होगी? रिफ्लेक्टेड रे तक होगी। इसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन में डायरेक्शन बताना जरूरी है। नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिए। तो ये चीज़ क्लियर है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला रखिएगा 180 माइनस 2 थीटा और डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज ले सकते हैं। और डायरेक्शन हमेशा एक्सटेंडेड रे से रिफ्लेक्टेड ले जाना है, नॉट कि रिफ्लेक्टेड से एक्सटेंड। हमेशा एक्सटेंडेड रे से कहाँ लेके जाएंगे? रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। क्लियर है? इसको मिटाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा मिरर है इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल है जिसके साथ इस 60 डिग्री पे रखा गया है। मिरर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे रखा गया है और या इस मिरर पे एक इंसिडेंट रे आपका यहाँ पे इस तरीके से पड़ रही है। ये है इंसिडेंट रे। तो आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड कर दीजिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए तो एक चाहिए एक्सटेंडेड रे और एक चाहिए इंसिडेंट रे। सॉरी, एक चाहिए एक्सटेंडेड रे और एक चाहिए हमको रिफ्लेक्टेड रे। अगर एक्सटेंडेड रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर मिल जाते तो उनके बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो जरा इंसिडेंट रे को पढ़िए। यहाँ से इंसिडेंट रे आई। अगर सपोज करिए कि ये मिरर नहीं होता, सपोज करिए कि अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट सीधा निकल जाती। तो इसको हम लोग बोल देते एक्सटेंडेड रे। क्या बोल देते हैं? एक्सटेंडेड रे। अब ये आपकी इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ी, अगर ये मिरर नहीं है तो सीधे निकल गई है। तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करें इस पे, ये इस तरीके से नॉर्मल ड्रा किया हमने। क्योंकि इंसिडेंट रे आएगी तो मिरर के लिए नॉर्मल बन जाएगा और जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे ये क्या कर जाएगी? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा।
जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट, इस तरीके से आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही नॉर्मल के साथ। ये जो इंसिडेंट रे आई है इस तरीके से, तो इसके लिए हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। मिरर ऐसे है तो हमने इस पर क्या कर दिया है, नॉर्मल ड्रा कर दिया। मिटाएं, तो जब ये वाली एंगल 60 डिग्री है तो ये वाली एंगल कितनी डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री। और देखिए मिरर से और ये नॉर्मल है तो इसके बीच अगर ये है तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री। तो अब ये ध्यान देना है इसमें, तो जब ये वाली एंगल 30 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट, तो ये वाली एंगल भी कितनी डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री। देखिए ये वाला 60 और ये वाला 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे, और जबकि ये मिरर है और ये नॉर्मल है, तो मिरर और नॉर्मल के बीच एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो जब ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, 30, ये भी 30। तो अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या एंगल, ये एक्सटेंडेड रे है, देखिएगा ये है एक्सटेंडेड रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच की हमको ये वाली एंगल चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये मिरर पे आपका टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो गया, सही है, 30 और ये भी 30, और ये हो गया आपका कितना, तो मिरर के साथ ये तो ये वाली एंगल 60 डिग्री हो जाएगी, 60, 30, 90, 30, 120, हाँ सही है, ठीक है। अब जरा देखिए ये एंगल 30 डिग्री है तो ये नॉर्मल और ये फिर मिरर, तो इसके एंगल भी 60 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गया। अब हमको ये वाली एंगल चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए कैसे होगा, ये 60 है और ये कितना है, 30 डिग्री है, तो आपको वाली एंगल चाहिए, जबकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हमको मिली है। चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। हमको ये वाली एंगल चाहिए, ठीक है, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ये वाली एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 180, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री -2 थीटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री -2, और थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री -60 डिग्री, तो डेविएशन हो जाएगा आपका 120 डिग्री। लेकिन डायरेक्शन एक्सटेंडेड रे से आपको रिफ्लेक्टेड रे ले जाना है, ये वाला इस तरीके से। डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ ले जाना है, एक्सटेंडेड रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। तो ये डेविएशन हो जाएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सटेंडेड रे है आपकी, इस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन आया है 120 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये 60 और ये 60 इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो गए दोनों। ये इंटीरियर एंगल से ये 60 और ये 60 डिग्री हो गए इंटीरियर एंगल से। तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जब यही 60 तो बचा हुआ कितना डिग्री, 30 डिग्री। और जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ कितनी डिग्री बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो उसमें आपको ये वाला एंगल पता करना है, तो ये वाला 180 में से 60 डिग्री, तो 120 आ जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए इसको, मिटाएं इसको।
तो ये हमारा था एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जरा देखिए, हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक है रियल ऑब्जेक्ट, और एक है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट और एक हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके का सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? एक तरीके का सोर्स होता है लाइट रे का, तो लिखेंगे सोर्स ऑफ लाइट रे। ये एक तरीके से रे होता है किसका? सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कि कोई अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट लाइट के सोर्स का काम करेगा, जहां से कोई चीज निकलेंगी, क्या होंगी? निकलेंगी। और सोर्स ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सिस्टम। हमने क्या कहा कि सोर्स ऑफ लाइट रेज होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा सोर्स होता है जहां से लाइट रेज निकलती हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है एक ऐसा सोर्स होता है जहां से लाइट रेज आपकी इंसिडेंट होती है। सोर्स ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा सोर्स है लाइट रे का जो इंसिडेंट होता है ऑप्टिकल सिस्टम पे। किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम पे रेज क्या होगी? इंसिडेंट होगी। तो ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट रे का सोर्स। इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सिस्टम, जो इंसिडेंट होता है कहाँ पे? ऑप्टिकल सिस्टम पे इंसिडेंट होती है लाइट रे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है जिसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या फिर इसको सोर्स मान लेते हैं। अगर यहाँ से लाइट रे आपकी डाइवर्ज होती हैं, लाइट रे अगर डाइवर्ज होती है मतलब इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर का हो। हेयर इंसिडेंट रे इज डाइवर्जिंग। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, ध्यान सुनिएगा, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। तो जब आपका इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग होगा देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी रियल। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ दो या दो से अधिक रे अगर यहाँ से इमनेट हो रही हैं, अगर कोई सोर्स है, क्या है? अगर कोई सोर्स है या फिर इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो अगर दो या दो से अधिक रे किसी ऑब्जेक्ट से इम्यूनेट हो रही मतलब स्टार्ट हो रही हैं
तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इफ टू और मोर रेज, इफ यदि दो, समझ रहे हैं, यदि दो या दो से अधिक रे, इफ टू और मोर रेज स्टार्ट या फिर इमोनेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इमोनेट। इफ टू या मोर रेज इमोनेट फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से दो या दो से अधिक रे इमोनेट होते हैं तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। बनाइए। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंडीशन है कि इसका इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग होना चाहिए। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट आपका रियल होगा, अगर इंसिडेंट रे आपका कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग तो ऑब्जेक्ट रियल, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। क्या बात करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। थोड़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे कोई रियल देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से भी इंसिडेंट लाइट आई और यहाँ से भी लाइट इंसिडेंट के मिरर के ऊपर। ठीक है, तो जब मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आएंगी और ये भी लाइट टकराने के बाद यहाँ पे आके मिलेंगी। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दे तो सेम ही एंगल पे क्या हो जाएंगे, आके मिलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये भी हमारा नॉर्मल है। होगा क्या, देखिए कि यहाँ मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आपकी दो रे मिलेंगी और ये कन्वर्जिंग है, कैसी है, कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रियल इमेज। जहाँ पे, ध्यान समझिएगा, जिस पॉइंट पे दो रेज मीट करती हैं एक्चुअल में, जिस भी पॉइंट पे दो रे, इस पॉइंट पे दोनों कन्वर्जिंग रे हैं और आके इसी पॉइंट पे मिली हैं, तो जहाँ पे दो रेज एक्चुअल में कन्वर्ज होके मिलती हैं, दो रे एक्चुअल में कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहाँ पे बनता है रियल इमेज। और इस रियल इमेज, इसको थोड़ा सा एपियर करके, इसको भी थोड़ा सा एपियर करके और यहाँ पे मिलाया जाता है, तो इस पॉइंट पे रियल इमेज का बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि ये जो रियल इमेज थी इसका जो ऑब्जेक्ट बना है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अगर ध्यान सुनिएगा नोट पॉइंट में, इफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है, इफ इंसिडेंट रे इज कन्वर्जिंग देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट कब होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा? जैसे देखिए अगर ये पॉइंट है आपका और यहाँ से अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर की है, इंसिडेंट रे किस नेचर की है? डाइवर्जिंग नेचर की है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? रियल ऑब्जेक्ट। अगर किसी पॉइंट पे एपियर होके दो पॉइंट कन्वर्ज होके एपियर कराया जा रहा है, तो अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा। तो यदि इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा मिलेगा? वर्चुअल। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर की होंगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा रियल। नोट कर लीजिए इसको, तब आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।